अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज पाकिस्तान का तहरीके तालिबान के हवाले से दहशतगर्दी फैलाने का मौक़िफ़ फिर से दुरुस्त साबित हुआ है। कलअदम तंजीम कैसे दहशतगर्दी का शर फैलाती है, इस हवाले से अहम सबूत सामने आ गया है। बैंड TTP पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए हिदायत देते हुए होशरुबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आई है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TTP के सरबराह नूर वली महसूद, अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी और TTP के मकामी कमांडर जो साकिब गंडापुर हैं, उनकी मंजर आम पर आने वाली टेलीफोन कॉल में वाज़े तौर पर उनकी मकरूह हिकमत अमली को समझा जा सकता है। खुफिया कॉल में TTP का सरबराह नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने साथी दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है। नूर वली महसूद दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करनी है और TTP का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। सामने आने वाली इस खुफिया कॉल में नूर वली महसूद हिदायत दे रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए और ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर मिसमार कर रही हैं तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमलाक मिसमार कर रहे हैं। इसी तरह से अपने दहशतगर्दों से ये भी कह रहा है कि फिर एक दो स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ाया जाए लेकिन ज़िम्मेदारी कबूल ना की जाए। दूसरा तरीका यह है कि पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार किया जाए। नूर वली महसूद ने अपने साथियों को हिदायत दी कि इन दोनों तरीकों में से जो अच्छा लगे उस पर अमल करो ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। मंजरेआम पर आने वाली ऑडियो क्लिप में नूर वली महसूद ये पैगाम भी दे रहा है कि किसी को इस बात का इल्म ना हो कि ये सब कुछ नूर वली महसूद ने कहा है और अगर किसी ने पूछा तो अपने ज़िम्मे ले लेना। दहशतगर्द तंजीम का सरबराह कहता है कि किसी भी तरह TTP के सरबराह यानी नूर वली महसूद को इस कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए क्योंकि इससे मकामी लोगों में TTP के लिए नफ़रत पैदा होगी। अब ये कॉल बड़ी अलार्मिंग है और जिस वक्त ये कॉल सामने आई है ये वक्त भी खासा अहम है जब अज़्म इस्तेहकाम विजन या ऑपरेशन या स्ट्रैटेजी जो भी कहा जाए वो जारी है। दहशतगर्द वार भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे KP के फ्रंट पे और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। सिचुएशन खासी क्रिटिकल भी है। बन्नू के अंदर जो विजुअल्स देखे गए वो भी खासे डिस्टर्बिंग है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम रियासत की जो पॉलिसी है उसको एंडोर्स भी कर रही हैं और साथ ही ये जो अलार्म बेल है वो भी रिंग कर रही है। तो सिक्योरिटी डोमेन में तो ये सब कुछ हो रहा है। पॉलिटिकल डोमेन में जो सिचुएशन है वो भी खासी दिलचस्प, खासी और जो इवॉल्विंग सिचुएशन है हर लम्हा डेवलप हो रही है। उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है और मखसूस नशस्तों के केस के फैसले के बाद PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर रही है और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशस्तों के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ जिसमें ECP ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को हिदायत जारी की गई है कि अमल दरामद के हवाले से किसी किस्म की शक्ल मुश्किल हो तो फिर मजीद रहनुमाई के लिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान को मुसलसल बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए तनकीद को मुस्तरद किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कमीशन से इस्तीफा देने का मुतालबा मुज़क्का खेज़ है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। बयान में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को दुरुस्त करार नहीं दिया जिसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई लेकिन फैसले को बरकरार रखा गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं थे जिसके नतीजे में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत जो बैट का निशान है, बल्ले का निशान है, वापस लिया गया और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन 39 अरकान असम्बली को PTI के अरकान करार दिया गया है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना ज़रूरी है जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए मुमकिन नहीं था कि वो इनको PTI का उम्मीदवार तस्लीम करते। बयान के मुताबिक जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया और ना ही पार्टी से वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों की क्लैरिफिकेशंस भी दे रहा है और साथ ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक फैसला है उस पर मिनो अमल दरामद भी किया जाएगा। अब इस मामले पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो अभी नूर वली महसूद की जो ऑडियो सामने आई है वो यकीनन बड़ी डिस्टर्बिंग है और वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वक्त ये ऑडियो मंजर आम पर आई है। KP लहू लहू है, दहशतगर्दी है,
बलूच ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर दहशतगर्दी का खतरा हर वक्त रहता है, लेकिन इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। हाउ डू यू सी दैट? इसके बाद भी कोई जवाज़ है कि विजन अज़्म इस्तेहकाम या ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को निगेट किया जाए, या उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो जो ताउन है उनके साथ कोलैबोरेट ना किया जाए? देखिए, ये बड़े सेंसिटिव मामले और पाकिस्तान जो है वो बड़ा सेंसिटिव एक फेज से जो है वो गुजर रहा है। मैंने वो ऑडियो नहीं सुनी। एंड लेट्स जस्ट बी क्लियर, आई एम नो अपोलॉजिस्ट फॉर द तालिबान और ठीक है, जो हमें दहशतगर्दी के अगेंस्ट एक्शन लेना है वो हमने लेना है, लेकिन ऑपरेशन के लिए आप अवाम के साथ एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। आज एक वाकया हुआ और वो कंसेंसस डेवलप करना जरूरी है, पहली चीज। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, इससे बुरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता था, पहली चीज। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने केपी में और पाकिस्तान में जनरल सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे बड़े पार्टी के सपोर्टर्स को और पाकिस्तान के सारे वोट बैंक को डिसइनफ्रेंचाइज किया है, सॉरी आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं ये बातें फैक्चुअली झगड़ा साहब अब अभी भी कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिलेगी। सर, कीपिंग नंबर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जो स्टैट्स हैं, हमारे सिक्योरिटी जवान रोज जामे शहादत नोश कर रहे हैं, जो पुलिस फोर्सेज हैं वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हैं, वो इन द लाइन ऑफ फायर भी हैं। फिर आप देखिए सर, मेरा सवाल ले लीजिएगा सर, मेरा सवाल ले लीजिएगा। देखिए, अवामी नुमाइंदे तो आप लोग हैं जो केपी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, और फिर आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बैठे हुए थे, उनके साथ डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसला हुआ ना सर? नहीं, मैं अभी आपको देखें, एक तो आप ये अस एंड देम पेंट कर रहे हैं ना, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बड़ा डेंजरस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जैसे मैंने कहा, अगर जो भी उन्होंने गलत कहा है उसकी मैं मजम्मत करता हूं, एंड द स्टेट हैज टू डील विद टेररिज्म, पीरियड, ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में जहां जहां अमन मार्चेस हुए, कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अमन के लिए जो कुर्बानी दी है वो किसी भी मिलिटेंट ग्रुप के साथ नहीं है। इसलिए नॉन पार्टी प्लेटफॉर्म से वो लोग निकलते हैं, चाहे वो बनू में हो, चाहे वो स्वात में हो, चाहे वो नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में हो, कहीं भी हो। लेकिन ये हुकूमत फिलहाल टच जो है वो लोगों के साथ खो बैठी है। सर, इज इट द फेलियर ऑफ योर गवर्नमेंट इन केपी के? सर, हुकूमत तो आपकी है ना सर? बात सुन ले प्लीज। ये वो जो हमारी डिबेट से ये ज्यादा अहम मसला, अवाम की कॉन्फिडेंस चाहिए, तो फिर आपको ऐसे मसले जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि कोई उस पे। अच्छा, ऑलराइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। व्हाई आर वी नॉट मेकिंग पीपल रियलाइज दैट आवर कॉमन एनिमी इज बैन टीटीपी या तालिबान है जो सरहद पार से आते हैं? We are not making people realize this because सबसे पहले तो आपने सरहद पार लोगों के आने का जो इशू है वो पॉलिटिसाइज कर दिया। जिस चीज की उंगली आप इमरान खान पे उठाते थे, याद रखें कि इमरान खान जो है वो रीसेटलमेंट को सपोर्ट करता था, लेकिन वो पाकिस्तान में कभी भी इमरान खान के अकेले का फैसला हो नहीं सकता था। आपकी सिक्योरिटी स्टेट और इमरान खान उस पे एक पेज पे थे। चूंकि आपको इमरान खान पसंद नहीं था, आपने कोशिश की, क्योंकि तारीख में इसने काम किया है कि उसको उसकी पार्टी पे थोड़ा सा दबाव डाल देंगे, वो एक पॉलिटिकल नॉन फोर्स बन जाएगा। आपने इमरान खान का कद छोटा नहीं किया, आपने अवाम में पोलराइजेशन और डिवीजन। झगड़ा साहब, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है, तो अब मुझे जरा आगे बढ़ना है। सो अब आर यू नॉट गोइंग टू सपोर्ट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम? स्टिल आप ये देख रहे हैं, मतलब जिस अब मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं। पहली चीज, जो आज हुआ है उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी, वो रिकंसाइल हो। ये सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ये वफाकी हुकूमत बिल्कुल ठीक। ऑलराइट सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। आज सर ऑपरेशन करना है जी, आपने जो ऑपरेशन अगर करना है, सारी पार्टियों को बिठाएं, उनकी बात सुने। फिलहाल आपके साथ कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की एग्री नहीं करती, और मेरे ख्याल में आज के वाकयात के बाद आराम से इस वफाकी हुकूमत के साथ एग्री करना और भी मुश्किल हो गया। इसका ओवरऑल हाल यही है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर आपने कम करना है,
जो जहां पे कभी आप अदालतों पे सर चढ़ जाते हैं, अल्टीमेटली दिस उन इज पे गोइंग टू जो बी है, वेरी उनको काउंटर फैसला प्रोडक्टिव फॉर द कॉमन पीपल ऑफ केपीके। सर मुझे आगे बढ़ना है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आज पॉलिटिकल डोमेन में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया है कि वो मेनूअन अमल दरामद कराएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। ये किस कदर खुशाइंद है, और इसके बाद भी आप वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं? जी, मैं आपको बताता हूं, और मेरे ख्याल में एक रास्ता भी बताता हूं। अगर उसने इस्तीफा उन्होंने नहीं देना, इलेक्शन कमीशन इस पे अमल करेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने यह फैसला दिया, इसमें तो फिर कोई कह भी नहीं सकता कि ये जजेस थे, ये अच्छे जजेस थे, ये बुरे जजेस थे। क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, वो प्रोपेगेंडा तो दूसरी तरफ आपकी तरफ से ही हो रहा था ना सर, कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है अमल दरामद नहीं कराएगा, या हुकूमत इसके ऊपर विल नॉट एक्ट अपॉन दिस। ये प्रोपेगेंडा भी तो इसी तरह हो रहा था। हुकूमत ये कह दे, देखिए पीटीआई के लोग आए हैं, अच्छा इलेक्शन कमीशन ने जो उस पे एक्सप्लेनेशंस भी दी, उसमें बड़ी पेचीदा एक्सप्लेनेशंस है। किसी ने जी पीटीआई का नाम नहीं दिया। आपको पता है कि पीटीआई को तो छोड़े, जब हम अपने आरओ को कहते थे कि यार ये मेरा एमएनए है, हमने एक सिंबल से लड़ना है, तो वो कहते थे कि आरओ ने हमें ऑर्डर है कि आपको हम एक सिंबल पे भी नहीं लड़वा सकते। हमने इलेक्शन कमीशन को इन सब चीजों की कंप्लेन की, वो जो सारे फॉर्म 45 पढ़े, कोई उसका जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, या वो उन्हीं अदालतों को खत्म करने पे उसके ऊपर ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल्स बने हुए ना सर। सर वो तो ऑब्वियसली इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर मैटर टेकअप होना है ना। आज के फैसले को अप्रिशिएट करते हैं आप? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करेगा, इसको अप्रिशिएट करते नहीं करते? आज के फैसले की देखिए, जिसका जो काम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना, अप्रिशिएट करने का नहीं बनता, वो तो उनका इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। मुझे इस मीटिंग की समझ नहीं आई। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अगर रहना है तो जिस कदर इलेक्शन में बेजाब्तियां हुई हैं, उनको अनाउंस करना चाहिए कि इसके बाद द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ शुड ओपन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इलेक्शन। तो फिर रेफरेंस लेके आ रहे हैं आप? अगर उनका वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट रेफरेंस ला रहे हैं? जब वो इंटरनली जो है वो डिस्कस होगा। मेरी तो सजेशन बिल्कुल फुली होगी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, कमिश्नर के अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो लाना चाहिए। आज 20 जुलाई की डेडलाइन दी है ना, आज 20 जुलाई की डेडलाइन आई है कि 20 जुलाई तक अगर मुस्ताफी नहीं होते तो फिर रेफरेंस लाया जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन पार्टी को यही होगी कि रेफरेंस है। देखिए मैं दोबारा से कहूंगा, एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में हालात है, हुकूमत अपनी इलेजिटिमेसी डिफेंड करना बंद करे। उनकी हुब्बुल वतनी पे भी मैं शक नहीं करता। इफ वी नीड टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड, तो फिर हमें पीटीआई को बुरा दिखाना, इमरान खान को बुरा दिखाना, किसी भी पार्टी को बुरा दिखाना खत्म करना होगा। जो आवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है, उसको निकालने का कोई रास्ता दिखाना होगा। और अगर हमने मुल्क की इकोनॉमी और सिक्योरिटी बेहतर करनी है, तो हमें ये मुल्क जोड़ना होगा। और सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी के अगेंस्ट आपने ज्यादती की है, उसको डिफेंड करने में और अपनी ज्यादतियां छुपाने में आप जो है अगर मजीद आगे बढ़ेंगे तो इंस्टेबिलिटी कम नहीं होगी। वो आज भी साबित हो रहा है। तो इसके लिए तो पीटीआई को भी स्टेप लेना पड़ेगा ना, रादर देन सेइंग कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये ठीक नहीं है, ये चोर है, ये उचक्का है। आपको एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर तो कम से कम इकट्ठे होना पड़ेगा ना सर। क्या देखिए, मैं आज भी किसी को बता रहा था, पहले तो पीटीआई ने वो सारे स्टेप लिए। पीटीआई पार्लियामेंट में बैठा है, पीटीआई के अगेंस्ट तारीखी धांधली होने के बावजूद वो जो है अफेयर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट में कोलैबोरेट कर रहा है। केपी गवर्नमेंट जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ कोलैबोरेट कर रही है। बयानात शयानात जो है वो एक साइड पे करें, वो अनफॉर्चुनेट हमारे सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन आप चाहते क्या है कि इमरान खान ये मान ले कि चले मुझे 10 में नहीं 5 केसेस में गलत सजा मिल जाए? आप चाहते क्या है कि यास्मीन, राशिद, आलिया, हमजा जो है या सनम जावेद तो जबरदस्ती जो है वो कोर्ट से निकाल दी कि ऐसे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कि चले इनको 2 साल के बजाय 6 महीने और रखा जाए? आपसे सर ये आपसे कौन कह रहा है? मैं पूछ रहा हूं ना, कुछ सजेशन। ये तो आपकी अजम्पशन है ना। देखिए झगड़ा साहब, ये तो आपकी अजम्पशन है ना सर। मिनिमम एजेंडा क्या, जब हम कहते हैं कि मिनिमम एजेंडा मस्ट बी द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री सर। मिनिमम एजेंडा मस्ट बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री, सोशल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी,
ये सारे अवामी इश्यूज है सर, रादर देन की अपनी रिलीज, रादर देन की अपने केसेस, इनसे निकल के सोचे, पब्लिक का सोचे सर, मुल्क का सोचे। मैं तो ये इस मिनिमम कॉमन एजेंडा की बात कर रहा हूं। इससे निकल के ही सोच के मैं बता रहा हूं, और आपको भी जो है, हम सबको फिलहाल अपने बॉक्सेस से निकलने के सोचना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बार तो हमने ये कर लिया कि एक अदालत ने डिसीजन दिया कि 90 दिन में इलेक्शन दें, और हम कहते थे कि निकल के सोचे, अपने वोट बैंक का ना सोचे, पाकिस्तान का सोचे। अदालत के डिसीजन पे अमल करना जो है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। किसी ने निकल के नहीं सोचा। उन डिसीजंस पे अमल दरामद ना करने का जो नुकसान हुआ है वो पिछले साल की इंस्टेबिलिटी हुई है। आज भी अगर मैं आपको कह रहा हूं, इमरान खान का कद जेल में ज्यादा हो रहा है। अगर इमरान खान के अगेंस्ट ज्यादती होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन होगी, जो है आपको मीडिया को भी दबाना पड़ेगा, आपको जुडिशरी पे भी अटैक्स करने पड़ेंगे एज द गवर्नमेंट। हुकूमत का काम है कि वो रियासती इदारों को मजबूत करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अदलिया के खिलाफ नया महाज खड़ा करती हुई नजर आ रही है, और इसकी वजह हुकूमत का चंद अरसे में अदालती महाज पर पै दर पै शिकस्त है। बानी PTI को अदालतों से इंसाफ पर इंसाफ मिल रहा है, फिर मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदलिया ने वो इंसाफ भी तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर रही थी। खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत खासी फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई देती है। हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला लगता है कि उन्होंने दिल पर लगा लिया, और यही बात है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दिल की बात ज़बान पर आ गई। आज मरियम नवाज़ ने अदलिया से टकराव का एक और बाब खोला है। उन्होंने जजेस पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी लगाए और ये भी कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला PTI को ट्रे में रख के दिया गया। मरियम नवाज शरीफ इस हवाले से क्या कह रही थी, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है, उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हुए हैं। उनको कहा गया है कि नहीं, वो एफिडेविट ठीक नहीं है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। अब ये तो हो गया मरियम नवाज का इस फैसले पे तबसरा। मरियम नवाज ने आज आहनी हाथों से निपटने की बात भी की है। अब मरियम बीबी आहनी हाथों से किससे निपटेंगी, क्या वो जुडिशरी को कह रही हैं? ज़रा मरियम नवाज शरीफ साहबा की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं, फिर फैसला करते हैं। के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वो कह रही है हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, जजेस को मुखातिब कर रही हैं, और वो कहती हैं कि अगर किसी ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो फिर हम आहनी हाथों से निपटेंगे। अब 5 साल ये बता रही है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। क्या हुकूमत को डर है कि जुडिशरी 5 साल पूरे नहीं करने देगी, या को 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट भी खुल जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में उनसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों एक बात की थी जिसमें उन्होंने जुडिशरी में बैठी हुई काली भेड़ों का जिक्र किया था, और उसके बाद क्लैरिफिकेशंस देते रहे थे कि ये जुडिशरी से मुतालिक नहीं था। क्या कह रहे थे वो भी आपको क्विकली दिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम। राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। कमरुल इस्लाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा कि ये आहनी हाथों से निपटने का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कर लिया है कि जुडिशरी से अगर ये फैसले आएंगे तो फिर आप जुडिशरी से आहनी हाथों से निपटेंगे? ये मेरा ख्याल है, अगर आप उस बयान को पढ़ें और सुने तो उसमें कोई एक्सप्रेसली जुडिशरी को मुखातिब नहीं किया गया। आहनी हाथों से उनका जो मुराद भी थी और जो उन्होंने कहा भी
वो ये था कि आहनी हाथों से निपटेंगे किसको, इस मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने वाले। सर, जब आप सुपीरियर जुडिशरी को ये कहेंगे कि बेज़मीर लोग हैं या ज़मीर से फैसले ना करें बल्कि आइन और कानून से, यानी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं खड़े होके रोस्टम के ऊपर सुपीरियर जजेस को, तो व्हाट डज इट मीन? इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदलिया में काली भेड़ें बैठी हुई हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे वो ब्लैक बम्बल बीज जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। तो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बात कर रही है तो उनको अंदाजा है कि काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। ये उन्होंने कहा है कि फैसला जो है ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन के मुताबिक, और इसको अब इसकी तशरीह जितने अल्फाज में की जाए वो अपनी अपनी यही तो वो तशरीह है जिससे अक्सर इख्तलाफ किया जाता है। इंटरप्रिटेशन जब किसी जुमले की जाती है तो हमारा रोना तो इंटरप्रिटेशन आइन के की, या आइन जहाँ पे वाजे हो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ होता है। सर मुझे ये बता दें सर, ये जो आहनी हाथों से निपटने का मामला है, ये कहीं आर यू गोइंग बैक इनटू द हिस्ट्री 90s की बात तो नहीं कर रहे कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर धावा हो या जस्टिस सजाद अली शाह वाला मामला हो, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कंडक्ट तो बड़ा वाजे है, तो ये आहनी हाथों से उसी तरह से तो नहीं निपटेंगे जैसे 90s लेट 90s के अंदर निपटा था आपने सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर आप माजी से ही वही ब्लैक डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे और माजी से ही हम मिसालें अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन आहनी हाथों से किसे निपटा जाएगा? ये जो अभी कल परसों वाकयात हुए और आज बातें सामने आ गई कि वो अफगान बेस्ड तालिबान जो हैं उन्होंने ये कार्रवाई की, कॉल रिकॉर्ड सामने आ गया, कॉल का जो थी अपना क्लिप वो सामने आ गया। तो बुनियादी तौर पे तो आनी हाथों से उनसे निपटना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत को तरक्की करते नहीं देख सकते या देखना नहीं चाहते या उसे रोकने की कोशिश। सर आई एग्री, आई टोटली एंडोर्स योर पॉइंट सर, आई एग्री विद दिस, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई तालिबान से निपटने की तो बात नहीं की कि आनी हाथों से उनसे निपटेंगे। वो तो जुडिशरी की बात कर रही हैं, वो तो अपने इंटरनल मामले की बात कर रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी जुमले को उठा के तो उससे मफहूम निकाले जाएं तो फिर तो बहुत सी गलतफहमियां पनपती भी हैं, बहुत सी गलतफहमियां जो हैं वो राइज हो जाती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने ये वाज़ेह जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान को की मईशत को तरक्की करते जो नहीं देख सकते उनसे आनी हाथों से अब तासुर ये है कि हुकूमत 3 महाजी जंग लड़ रही है और तीनों महाजों पर पसपाई इख्तियार कर ली है। नंबर 1 ये कि ये जो पाबंदी लगाने वाला मामला है इस पर भी अभी एलाइज से कोई सपोर्ट या कुमक नहीं मिल रही है जो रिक्वायर्ड है। आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर भी हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैटर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने का कह दिया है। तो प्रैक्टिकली तो लग रहा है कि हुकूमत नॉकआउट हो रही है इन सारे फ्रंट्स के ऊपर। फैसले पे इलेक्शन ने अमल करना था, करना है, करेंगे भी, और उन्होंने उसका फैसला भी दे दिया और उन्होंने उन सारी चीजों पर पानी फेर दिया जो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए या ये तासुरात जो हैं ये मेरे और आपकी तरफ से दिए गए थे ना, पब्लिक जनरल लोगों की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा, इलेक्शन कमीशन वो करेगा, और ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये हकीकत नहीं है। और इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश में भी एक बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेशी तलबा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से शुरू किया गया जिसके बाद इस एहतजाज को वुसअत मिली और दीगर तालीमी इदारों के तलबा भी इस एहतजाज में शामिल हुए, जिसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत के लिए हालात से निपटना एक चैलेंज बन गया है। तलबा के मुजाहिरों के दरमियान पुलिस के साथ होने वाली झड़पों में अब तक तकरीबन 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। कौमी टीवी स्टेशन समेत कई सरकारी दाग लगा दी गई है, जबकि इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के हवाले से कोटा सिस्टम नाफिज है, जिसमें 56% नौकरियां तकसीम की जाती हैं, जिसके तहत 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को 30%, खवातीन और मखसूस अजला के लिए 10% मुलाजमतों का कोटा मख्तस किया गया है। कुल मिला के जो रिजर्व सीट्स हैं वो 56% बनती है और बाकी जनरल पॉपुलेशन के लिए 44% नशिस्तें बनती हैं। अब ये जो 30% इसमें से है, ये 30% उन लोगों के लिए मख्तस है जिनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। सन 1971 में पाकिस्तान से जंग आज़ादी में लड़ने वालों के ख़ानदानों के लिए सरकारी मुलाजमतों में मख्तस 30% कोटा
ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि ये रिजर्वेशन की वजह से मुल्क में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैल रही है कि आपने सीट्स को रिजर्व किया हुआ है। बांग्लादेश की 170 मिलियन की मजबूरी आबादी में तकरीबन 32 मिलियन लोग ऐसे भी हैं जो काम या तालीम से महरूम हैं। बांग्लादेश के मुबस्सिरीन के बकौल रोज़गार की मंडी में तनाव के खदशात पैदा हो गए हैं। अब बढ़ती हुई महंगाई और रोज़गार से मुताल्लिक बेयकीनी सूरत हाल में नौजवानों को महफूज सरकारी मुलाजमतों की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा कोटा सिस्टम की वजह से एक गैर मुनसिफाना रुकावट का इजाफा हुआ है। मुजाहिरीन की ख्याल कर रहे हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत कोटा सिस्टम में अपनों को नवाज रही है और मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रही है, और साथ ही मुजाहिरीन हुकूमती तशद्दुद पर भी गम गुस्से का इजहार। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को अच्छी तनख्वाहों की वजह से काफ़ी अहमियत दी जाती है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो 30% नौकरियाँ मख्तस की गई हैं, रिजर्व सीट्स हैं, इसमें अगर कोई कोटे की क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरता तो वैकेंसी वैकेंट ही रखी जाती है। यानी जनरल पॉपुलेशन के 44% में से किसी को मौका नहीं दिया जा सकता कि उस वैकेंट पोजीशन के ऊपर आके नौकरी कर ले। अब तकरीबन निस्फ जो नौकरियां हैं, जिनकी तादाद लाखों में होती है, मखसूस गिरोहों के लिए मख्तस है। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हुकूमत और अवामी लीग की हिमायत करने वाले इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि 2018 में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने ऐसे ही एहतजाज के बाद कोटे का निज़ाम को ख़त्म किया था, लेकिन एक अदालत की जानिब से जून में हुक्म के बाद इसे हाल ही में बहाल कर दिया गया और यूँ अब एक नई एहतजाजी तहरीक ने जन्म लिया है। मुजाहिरीन को इश्ताल दिलाने में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के एक बयान ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें उन तलबा के मुताबिक वज़ीर ने कोटा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद करने वाले रज़ाकारों से तशबीह दी। दिखावा करना इस खित्ते यानी सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर का खासा रहा है। यहाँ अमीर तबका अपने स्टेटस का रोब जमाने के लिए दौलत की बेपनाह नुमाइश करता दिखाई देता है। ऐसा ही है एक दिखावा भारत के एक अरबपति ताजर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी के यहाँ भी दिखाई दिया, और इसी दिखावे और दौलत की अंधी नुमाइश की वजह से अनंत और राधिका की शादी भारतीय मीडिया के अलावा दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। भारतीय मीडिया के बकौल जो शादी का कार्ड यानी एक शादी का दावतनामा बनाया गया, सिर्फ उसकी कीमत 7 लाख रुपए थी और अंबानी ख़ानदान के लिए सबसे महंगा कार्ड भी करार पाया। सिर्फ यही नहीं कि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हज़ार की एक चादर और सोना समेत यानी ज्वेलरी समेत जो कीमती तोहफ़े हैं वो भी दिए गए। बरतानवी जरीदे द गार्डियन आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर खर्चा तकरीबन $600 मिलियन आया है। द गार्डियन के मुताबिक आनंद अंबानी की शादी पर खर्चा मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी से ज़्यादा है। ईशा अंबानी की शादी पर तकरीबन $100 मिलियन लागत आई थी। अब आनंद अंबानी की शादी में दुनिया जहां की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात को बुलाया गया, जिनमें इवांका ट्रंप, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इसी तरह जॉन सीना और भूटान के शाही ख़ानदान के अरकान शामिल थे। शादी से पहले प्री वेडिंग इवेंट्स का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकारा रिहाना, कैटी पेरी और जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर ने तो शादी में शिरकत के लिए अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल किए, जो रिहाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से 2 गुना है। फोर्ब्स के मुताबिक मारूफ गुलकारा रिहाना को $6 मिलियन अदा किए गए। नाइजीरियन गुलकार जो रीमा है, उन्होंने एक गाने 25 करोड़ भारतीय रुपये मुआवजा वसूल किया। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी पर पैसा पानी की तरह बहाया और बैरून मुल्क से फनकारों को बुलाया गया, जिस पर करोड़ों रुपए लुटाए गए। लेकिन आखिरकार जब मुलाजमीन को तोहफ़े देने की बात तो उनका बड़ा सा दिल छोटा सा होकर रह गया। तफसीलात के मुताबिक मुकेश अंबानी ने शादी पर आने वाले मेहमानों पर तोहफ़े की बारिश की। दुल्हे के दोस्तों को 2 करोड़ रुपए की कीमती घड़ियाँ तोहफे में दी, तो दूसरे को सोने की जो चेन्स है वो भी दी गई। लेकिन जब मुलाजमीन की बारी आई तो उन्हें चंद हज़ार का तोहफा थमाकर अपने गले से ज़िम्मेदारी का बोझ उतार दिया गया। मुलाजमीन को इस मौके पर तोहफे का डिब्बा मिला, लेकिन जो ही डिब्बा खोला जाता है तो इसमें से महंगे तोहफ़े की बजाय डिब्बे के अंदर मुख्तलिफ इक़साम की निमकों के 4 पैकेट्स, मिठाइयों का एक डिब्बा और एक चांदी का सिक्का निकलता है। यानी कहने का मकसद यह है कि वो मुकेश अंबानी जिसने दिल खोल कर मशहूर शोबिज़ और सियासी शख्सियात को अपने बेटे की शादी पर नवाजा, उनका दिल अपने मुलाजमीन के लिए अचानक से इतना छोटा हो गया। यही वजह है कि मुकेश अंबानी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यही पैसा जो शादी पर जो जिस अंदाज में लुटाया गया वो फलाही कामों में दिया जा सकता था। दुनिया के बड़े बड़ी अमीर शख्सियात दौलत को फजूल नहीं बल्कि फलाही कामों में खर्चती हैं। बिल गेट्स की बात करें तो उनकी मजबूरी दौलत का अंदाज़ा तकरीबन $85 अरब लगाया गया है, जिसमें से वो अब तक फलाही कामों पर अपने फलाही इदारे बिल एंड मेलिंडा गेट्स के ज़रिए $28 अरब अतिया कर चुके हैं। जबकि बिल गेट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके करीबी दोस्त और दुनिया की तीसरी बड़ी अरबपति शख्सियत वॉरेन बफे, जिनकी दौलत का अंदाज़ा $47 अरब लगाया गया है, अब तक $11 अरब चैरिटी की मद में दे चुके हैं। इसी तरह फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग, जिनकी दौलत का अंदाज़ा $41 अरब लगाया गया है, मार्क ज़करबर्ग $1.6 अरब फलाही कामों के लिए वक्फ कर चुके हैं।
इसी तरह अरब दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल, जिनके असासों की मालियत तकरीबन 32 अरब डॉलर्स लगाई गई है, उन्होंने अपनी तमाम दौलत खैराती कामों के लिए वक्फ करने का ऐलान करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। शहजादा वलीद बिन तलाल अपनी दौलत में से अब तक 3.5 अरब डॉलर्स फलाही कामों पर खर्च कर चुके हैं और तकाबली जायजे से फ़र्क साफ जाहिर है। जो हमारा थीसिस है इस खित्ते में, जो पॉम्प एंड शो का मामला है, वो जिस अंदाज में बढ़ता चला, जिस अंदाज में दिखावे का एलिमेंट सराहियत कर चुका है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ऊपर से नीचे तक हवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।